नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्लर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। आप सभी को पता है आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आपका आज का जो पार्ट है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे क्लास की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जो साइंस के क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन सभी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कह देता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम जो लिंक दिया हुआ है उसको आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। उससे फायदा यह होगा कि जब भी आपकी साइंस की क्लासेस जब भी अपलोड होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके शेयर किए जाएंगे, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको वहां पर जाके ट्राई करना है, ठीक है। सीटेट के सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से बता देता हूं मैं, जो सीटेट के नए विद्यार्थी हैं हमारे साथी, उनको भी अगर बताना चाहते हो आप सभी लोग, ठीक है, तो उनको बता देना कि आपकी 9 बजे सोशल स्टडी की क्लास होती है, मैथ की क्लास आपकी 10 बजे होती है, इंग्लिश की क्लास आपकी 1 बजे होती है, सीडीपी की क्लास आपकी 3 बजे से होती है, और ईवीएस की क्लास आपकी कौन सी, ईवीएस की 6 बजे क्लास होती है, और आपकी हिंदी की क्लास होती है आपकी 10 बजे, ठीक है। इसमें साइंस की क्लास आपको बता देता हूं। साइंस में आपको क्या है, साइंस की क्लास नहीं हो पाने के कारण आपको क्या करना है, साइंस की रिकॉर्डेड आपको क्लास मिलेगी, तो आप उसको जरूर देखिएगा। चलो ठीक है, यहां पर देखिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों क्लासें फ्री होती है, और आपको पता भी चल गया होगा कि आपके जो सेकंड पेपर साइंस वाला था, साइंस में जो टॉपिक जुड़ा हुआ साइंस सेकंड पेपर में, ठीक है, तो वो भी हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपके 2 क्लासें आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपकी ये तीसरी क्लास है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलो ठीक है, तो आज हम पार्ट साइंस का तीसरा चलेंगे, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन की से देखो, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित, ठीक है। क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा और उसका आंसर ध्यान से सोच समझ के दीजिएगा। सोचना पहले आपको है, ठीक है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा सोचने के लिए, उसके बाद में आपको आंसर सोच के मैं जो बताऊंगा उस पर गौर करना है कि आपका आंसर गलत क्यों हुआ, ठीक है। टाइम स्टार्ट हो चुका है कि वनों को समाप्त करने के लिए या करने को क्या कहते हैं, ये बताना है कि वनों को जो समाप्त करते जाएं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं वनों को, उसको हम क्या बोलते हैं। जो फॉरेस्ट है उसको हम अगर समाप्त कर रहे हैं तो उसको कहते क्या है, इसके बारे में देखो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो क्या सकता है, ठीक है। देखो दूसरी बात है, देखो पुनर्रोपण, यानी इसका मामला रिफोरेस्टेशन, मतलब इसका आपको दोबारा से वनारोपण करना, ठीक है। वनोन्मूलन, ठीक है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में या इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, आपको ये चूज करना है। जो आपको चूज करना है, आपका राइट आंसर है उसको चूज करना है, तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी, वनोन्मूलन, यानी वनों को समाप्त करना वनोन्मूलन कहलाता है। वनों को काटना पीटना वनोन्मूलन कहलाता है। पुनरावरोपण का मतलब तो आपको यह होता है कि पेड़ काट दिए जाते हैं, उसके स्थान पर आप नए पेड़ लगाते हो, ठीक है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बारे में, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आप सभी जानते होंगे, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें कहा जा रहा है जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो रहे हैं, क्या कहलाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत इजी टाइप के हैं, ध्यान से देखिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। 10 सेकंड का आपको टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। आपका 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो बताइए, ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर। इसका राइट आंसर आपके सभी के सामने है और इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। देखो आपके वन्य प्राणी आपके पास है, ये आपके कोई विलुप्त होने के कगार पर जो भी हो सकते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन ये अलग चीज है, ठीक है। तो वन्य प्राणी आपका नहीं हो सकता, पेट्स पालतू जंतु नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। तो इससे पहले आप संकटापन जंतु, जिसपे संकट हो, विलुप्त होने के कगार पे हो, तो वो जंतु क्या कहलाते हैं, संकटापन जंतु, ठीक है। संकट में आपन, यानी उनके लिए संकट उत्पन्न हो चुका है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ध्यान से देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, यह बतानी है आप सभी को। बाघ संरक्षित क्षेत्रों की आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आइडिया लगा लीजिए, ठीक है, आइडिया लगा लीजिए। बाघ संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूं 53 आपका राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है, 53 आपका राइट आंसर है। और 18 की बात करते हैं, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व इनको कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं आपके साथ दोस्तों? 18, ठीक है। एक चीज और है, देश के कुल 18 राज्यों के अंदर ही, देखो देश के कुल 18 राज्यों के अंदर ही बाघ है। देश के 18 राज्यों में ही, मैं बता देता हूं जनरल नॉलेज के लिए, 18 राज्यों के अंदर ही बाघ है, राज्यों के अंदर बाघ है, और नहीं है, ठीक है, और नहीं है, ठीक है। 18 ही राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर बाघ पाए जाते हैं, और नहीं, ठीक है। बाघों के बारे में एक चीज और बता देता हूं, सबसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको टाइगर मैन ऑफ इसको किसको घोषित किया गया, ये बता दीजिए कि टाइगर मैन किसे कहते हैं। टाइगर मैन आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, इंडिया के बताने हैं कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया। कई बार सुना होगा नाम, भी कई बार एग्जाम में भी देखने को मिला होगा। कैलाश सांखला का नाम सुना है आप सभी ने, कैलाश सांखला का, तो ये है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, कैलाश सांखला, याद रखना। ठीक है, चलो वनोन्मूलन के कारण क्या क्या है, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। काजीरंगा अभ्यारण्य के बारे में सुना होगा, काजीरंगा अभ्यारण्य, काजीरंगा अभ्यारण्य, इसके अंदर सबसे ज्यादा टाइगर का घनत्व है। सबसे ज्यादा अगर टाइगर घनत्व पूछे आपसे, सबसे ज्यादा टाइगर का घनत्व पूछता है आपसे, घनत्व, तो सबसे ज्यादा टाइगर घनत्व पूछे आपसे किसका है, तो आपको बताना है काजीरंगा अभ्यारण्य का। किसका? काजीरंगा अभ्यारण्य का, याद रखना है इस चीज को। आगे देखिए क्वेश्चन को, 4 नंबर वाला क्वेश्चन, वनोन्मूलन का कारण क्या है, द रीजन फॉर डिफोरेस्टेशन इज, इसका बताना है। ध्यान से देखिएगा, वनोन्मूलन का कारण क्या है ये बताओ। देखो भवन निर्माण है वनोन्मूलन का कारण, कागज उद्योग है, बिल्कुल कागज इन्हीं से बनते हैं। सड़क का निर्माण करते हैं, जब काट पीटते हैं पेड़ों को अंदर जाने के लिए या दूसरे शहर को दूसरे शहर से जोड़ने के लिए, तो पेड़ों को काटना पड़ता है, ठीक है। और कागज का निर्माण करते हैं, वो भी लकड़ी से होता है। भवनों का निर्माण होता है, वो भी इसी के कारण होता है, ठीक है। तो इसमें सारे ही एग्जाम्पल बिल्कुल राइट है, तो आपका आंसर होगा डी। बिल्कुल क्या होगा आंसर? डी आपका राइट आंसर होगा। प्राकृतिक आवास का वन्य जीव या वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है, इसके अंदर बताना है प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है किसमें? अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, इनमें से सभी, इसके अंदर बताना है आप सभी को। देखो बात ऐसी है, इसमें अभ्यारण्य के बारे में पूछा जाता है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य अगर पूछते हैं आपसे कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य के बारे में पूछते हैं, अभ्यारण्य। इसके बाद में आपसे पूछे सबसे छोटा अभ्यारण्य के बारे में पूछते हैं, सबसे छोटा अभ्यारण्य, ठीक है, इसके बारे में पूछते हैं, ठीक है। और आपसे और क्या पूछ सकते हैं, और क्या पूछ सकते हैं साथियों, और आपसे क्या पूछ सकते हैं मैं बता देता हूं आपको। और आपसे पूछ सकते हैं क्या? सबसे पुराना भी पूछ सकते हैं आपको, सबसे पुराना,
देखिए अगर आपसे सबसे पुराना पूछा जाता है तो आप सभी को पता होगा सबसे पुराना कौन सा है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है, कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका सबसे पुराना है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका सबसे पुराना है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य की बात करते हैं, सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्या कौन सा होता है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है आपके पास हेमिस। कौन सा है सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपका, हेमिस, हेमिस। और ये कहां पर है, लद्दाख के अंदर है, याद रखना, ठीक है। सबसे छोटा अभ्यारण्य याद रखना कहां है, अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है, जिसे हम आयरलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार, निकोबार, ठीक है, ये आपके पास है, आयरलैंड नाम से जाना जाते हैं उसको, आयरलैंड, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, और साउथ बटन के नाम से भी जानते हैं, साउथ बटन, ठीक है, साउथ बटन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना हूं, अन्य जीव प्राणी संरक्षण के बारे में आया इसलिए, ठीक है। इसका राइट आंसर है बायोस्फीयर रिजर्व। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण को क्या कहा जाता है, जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। चलो, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाते हैं, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित या संरक्षित होते हैं क्या कहलाते हैं, ये बताने हैं। अभ्यारण्य कहलाते हैं वो, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं, चिड़ियाघर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से राइट आंसर बताना है आपको। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित सुरक्षित रहते हैं, प्राकृतिक आवास जहां वो रहते हैं वहां पर सुरक्षित रहते हैं, वो क्या है, सेंचुरी कहलाती है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, चिड़ियाघर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर आपका इसका होगा अभ्यारण्य, जिसे हम सेंचुरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, सेंचुरी के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, भारत में कुल अभ्यारण्यों की संख्या क्या है, ये बताना है। भारत में कुल टोटल कितने अभ्यारण्य है ये बतानी है। टोटल अभ्यारण्य बताइए कि टोटल अभ्यारण्य कितने होते हैं, कितने अभ्यारण्य है टोटल, कुल भारत में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, ठीक है, याद रखना इन चीजों को। टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। तो देखिए मैं समझा देता हूं आपको, अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, तो अब टोटल राष्ट्रीय उद्यान आपके पास है 104, ठीक है, कई बार आपको 105 भी बताए जाते हैं, ठीक है, तो 104 याद रखने, अभी तो हाल ही तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 104, ठीक है। उसके बाद में आपके कुल अभ्यारण्यों की संख्या, भारत में टोटल कितने कुल अभ्यारण्य है, तो आपको याद रखने 551 आपके पास टोटल अभ्यारण्यों की संख्या है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर आपसे 127 पूछता है, ये सामुदायिक रिजर्व है, क्या है, सामुदायिक रिजर्व है, ये आपको याद रखने, सामुदायिक रिजर्व, ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। चलो आगे चलते हैं, इसका राइट आंसर सभी के बी आंसर है, कुल अभ्यारण्यों की संख्या बी। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है, इसका बताना है। वनोन्मूलन यानी पेड़ काटते हैं, ठीक है, पेड़ काट देते हैं, उनका स्थायी हल क्या है वो बताना है। पुनर्चक्रण करना, मरुस्थलीकरण और जंतु संरक्षण या पुनरावरोपण, दोबारा काम करना, ठीक है, समझ लो। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, पुनरावरोपण यानी दोबारा से आप पेड़ लगा सकते हो, ठीक है। रिसाइकल यानी दोबारा से चक्रण, वही काम करना, ठीक है, वही काम करना। वनोन्मूलन, पेड़ उपाड़ दिया गया, फिर से पेड़ उपाड़ दिया गया, वही चक्कर चलता रहे तो पेड़ रहेंगे नहीं। मरुस्थलीकरण हो जाता है, डेजर्ट होता है सभी जगह, मतलब पेड़ पौधे की कमी होना, ठीक है। जंतुओं का संरक्षण करोगे, कहाँ करोगे, रेगिस्तान में, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें होगा रिफॉरेस्टेशन, मतलब आप दोबारा से पेड़ लगाइए, ठीक है, इसका स्थायी हल यही है, ठीक है, वनोन्मूलन का। जितने पेड़ काटते हो उससे दुगने पेड़ लगाइए, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है ये बतानी है। अभी आपको मैं स्टार्टिंग में बता के आया था कि राष्ट्रीय उद्यानों की टोटल संख्या कितनी है। वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या, मैंने कहा कि वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है, टोटल भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, 551 वन्य जीव अभ्यारण्य आपके, ये ध्यान रखना है।
अभ्यारण्य, ठीक है। और आपके पास नेशनल पार्क, मैंने कहा कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान आपके पास कितने हो गए, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और आपसे अगर पूछा 18 क्या है, 18 आपके पास बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है आगे, ठीक है। और आपको अगर 88 पूछे तो ये संरक्षण रिजर्व है, क्या है, ये संरक्षण रिजर्व है, संरक्षण रिजर्व। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है बहुत अच्छी बात है, बाद में भी काम में आ जाएगी। 88 क्या है, संरक्षण रिजर्व है, 18 आपके बायोस्फीयर रिजर्व है, 104 आपके राष्ट्रीय उद्यान है और 551 आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है। चले आगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा है और राष्ट्रीय उद्यान 104 है, तो आपका राइट आंसर ये वाला, ठीक है। वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है, यानी प्राकृतिक कारण क्या है जिससे वनोन्मूलन यानी वनोन्मूलन होता है, ठीक है, इसका बताना है। जल्दी से सोच लो, अपने अंदर सोच लो कि दावानल होगा, वाइल्ड फायर होगी, भीषण सूखा होगा, घर कारखानों का निर्माण करना होता, दावानल और भीषण सूखा होगा, इसका बताना है। वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण बताना है, ना कि नेचुरल बताना है आपको, ठीक है। देखिए दावानल होता है आग, सूखा होता है जो भी प्राकृतिक आपका दावानल कर सकते थे, ठीक है, लेकिन प्राकृतिक अगर एक है ये आंसर हो जाता, लेकिन भीषण सूखा ये भी तो एक नेचुरल है, तो ये भी नेचुरल है, भीषण सूखा होगा तो वनों का क्या होगा, तहस नहस होगा, ठीक है, तो वो भी आपका कारण बन सकता है। तो दोनों आंसर सही होंगे, तो ठीक है। घर कारखानों का निर्माण करना ये आपके पास नेचुरल नहीं है, ये क्या है, नेचुरल नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर आपका गलत होगा। दावानल और भीषण सूखा यानी आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि दोनों चीजें इसमें आ गई है ना, तो आपका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे आपके क्वेश्चन दिया हुआ है एक, संरक्षण का अर्थ है, क्या अर्थ है संरक्षण का, यह बताना है। संरक्षण, सोचिए संरक्षण क्या होता है, मीनिंग इन प्रोटेक्शन क्या होता है इसमें, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। रक्षण करना यानी प्रोटेक्शन करना, सिक्योरिटी देना, हेल्प करना या कौशल, सावधानी बरतना। संरक्षण का अर्थ क्या है, वैसे तो इंग्लिश देखोगे तो सेम मिल रही है, तो आंसर आप सीधा सा आप ये बता सकते हो, ठीक है, सही है कि नहीं, बिल्कुल, रक्षण संरक्षण। चलो आगे देखते हैं, भौम जल स्तर के निम्नलिखित का या निम्नीकरण का कारण क्या है, ठीक है, ये बताना है। देखो वृक्षारोपण, वनोन्मूलन, दावानल और आपके पास दिया हुआ है कौन, घर कारखानों का निर्माण करना, ये बताना है। ठीक है, चलो तो इसका राइट आंसर आपका क्या हुआ आपके पास, बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका वनोन्मूलन, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। भौम जल के निम्नीकरण का कारण क्या है, भौम जल जानते हो, जो भूमि के अंदर जो जल होता है, ठीक है, भौम यानी भूमि और जल स्तर, जो भूमि का जल स्तर होता है उसके बारे में कहा गया कि निम्नीकरण का कारण क्या है, यानी भूमि के अंदर जो जल की कमी हो रही है उसका मेन मुख्य कारण क्या है, तो वो मुख्य कारण है वनोन्मूलन, ठीक है। वनों का क्या करना है, काटना है, वनों को काटना, क्या होगा, भौम जल का स्तर गिर रहा है इसी कारण, ठीक है, भौम जल का स्तर गिर रहा है, कारण का यही कारण है, ठीक है। और कारण भी आप सभी के समझ में आ गया कि अगर देखो आप क्या करते हो, भूमि के जो जल हैं अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो आपको क्या होगा, वहां पे आपको पेड़, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी चीजें देखो दोस्तों क्या होता है, पेड़ पौधे होता है, ठीक है। अगर पेड़ पौधे अगर नहीं होते ना तो हमसे कोई भी जिंदा नहीं हो रहा होता, ठीक है, जो सांस ले रहा है वो इसी के कारण वंश है, ठीक है, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, तो ये आपका होता है इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, निम्न में से वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से जो वनों की कटाई होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, कृषि करना यानी फार्मिंग करना, घरों व कारखानों का निर्माण करना, लकड़ी का उपयोग करना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर
सभी दे दोगे, लगभग सभी दे दोगे, क्योंकि देखो कृषि करते हैं तब भी आप क्या करते हैं, वनों की कटाई करते हैं, ठीक है। ये भी होता है, घरों के कारखानों का निर्माण करते हैं तब भी आपको यही होता है, लकड़ी का उपयोग करते हैं तो भी पेड़ों को काटना पड़ता है, यानी आंसर आपका सब होगा, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर कृषि से क्या करना है, ठीक है, यही सोच रहे होंगे। मैं बता देता हूं एक बार फिर से आपको, ये कृषि का क्यों दिया हुआ है। हम कृषि तो करते ही नहीं, कृषि में आपको कटाई से क्या फर्क पड़ता है, वनों की कटाई में कृषि का क्या योगदान है, ठीक है। बात ऐसी है साथियों, कहीं आपने सुना होगा जो ढलानों वाली कृषि करते थे, पहले भी करते हैं, अब भी होती है, या क्या होते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं ना, वहां पे पेड़ों को जला दिया जाता है, फिर वहां का जो मैदान खाली होता है वहां पर कृषि की जाती है, ठीक है, बिल्कुल, जिसे हम वालर कृषि भी के नाम से जानते हैं, वालरा, ठीक है, इनके नाम से भी जानते हैं वालरा कृषि, तो वो इसी प्रकार की कृषि होती है, ठीक है। तो कृषि यूज में लेने के लिए भी हम पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, तो वो कृषि इंपॉर्टेंट होती है लेकिन वो भी नुकसान देती है पेड़ पौधों को। ध्यान से देखोगे, विश्व उष्मन के लिए उत्तरदायी गैस है, ठीक है, ये जो विश्व उष्मन गैस होती है, मतलब समझते हो, विश्व उष्मन यानी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, उसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है वो बतानी है आपको। ऑक्सीजन उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, इनमें से कौन सी गैस उत्तरदायी है ये बता दीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है विश्व उष्मन के लिए उत्तरदायी गैस है। आपने देखा होगा गर्म, जब आपकी पृथ्वी गर्म होती है, आपने सुना भी होगा जो आपके पास उत्तरदायी गैस होती है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, उत्तरदायी गैस आपके पास बी है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये नहीं लेते तो आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरो कार्बन के बारे में, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में। और ये भी कारण आपके समझ में आ गया होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके अंदर पाई जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर के अंदर पाई जाती है, किसमें, रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसकी वजह से, आपके रेफ्रिजरेटर में होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपने जाना होगा, नाइट्रोजन आपके पास पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ पौधे जैसे आपका हुआ दालें, ठीक है, जितनी भी दालें हैं उन सभी के अंदर क्या होता है कि आपके जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों में गांठें बनी होती है, ठीक है, गांठें बनी होती है, ठीक है। उन गांठों में क्या है कि एक जीवाणु के नाम से जाना जाता है राइजोबियम, क्या, राइजोबियम। ये क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को वो बदल देता है, नाइट्रीकरण कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने पढ़ा होगा, तो नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन काम की चीज होती है। हाइड्रोजन के बारे में भी आपने खूब जाना होगा, ऑक्सीजन के बारे में, जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन, ठीक है, इसके बारे में भी आपने जाना हुआ है। चलो देखते हैं, अब जब भी क्वेश्चन आएगा उसके बारे में हम और अधिक से बात कर लेंगे। वनोन्मूलन से क्या क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, पृथ्वी पर ताप वृद्धि प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, कोई नहीं, इनमें से राइट आंसर बताना है। ऑप्शन इसी प्रकार के होंगे, राइज द टेम्परेचर ऑन अर्थ, ठीक है, क्या पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है पेड़ों के काटने से, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, इंक्रीज ऑफ पॉल्यूशन लेवल, ठीक है। तीसरा आपके पास है पृथ्वी के ताप वृद्धि और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। ध्यान रखना है आंसर दोनों ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है, पहला भी ऑप्शन गलत है। जिसने अगर तीनों क्वेश्चन नहीं देखे, ठीक है, ऑप्शन तीनों नहीं देखे तो पहला ही लगा के चला जाएगा, जिसने नीचे से देखा तो आपका ये भी लगा के चला जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर देखो, जिसमें दोनों मिले वो ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या होगा, पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि होती है, ये मैंने यहां पर आ गई, ठीक है, और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, ये भी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये आपको देखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, निम्न में से कौन सा एक बुनियादी जीवन समर्थन प्रणाली है। ध्यान से देखिएगा, कौन सा बुनियादी, एक तो है म्यूजिकल सिस्टम यानी संगीत प्रणाली, एनवायरमेंट, परिवहन, और इनमें से कोई नहीं। उत्तर चूज करना है आप सभी को।
मैं सिर्फ आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। चलो, क्या आंसर आया आपका? सभी को पता चला होगा कि इसने पूछा है बुनियादी जीवन समर्थन प्रणाली क्या है, तो सभी को पता है एनवायरनमेंट, पर्यावरण इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पर्यावरण इसका राइट आंसर होगा। बुनियादी जीवन समर्थन में सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी सबसे ज्यादा बुनियादी जीवन समर्थन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? पर्यावरण, उसी में आपका सब कुछ बनता है। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति द्वारा बनाया गया है? ध्यान से देखोगे तो देखो, कार, स्कूटर, बस, ये प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं क्या? नहीं। ठीक है, माउंटेन, रिवर एंड ट्री, ठीक है, रोड, बुक्स, पेन एंड कॉपीज दिया हुआ है, ऑल ऑफ द। इसमें से राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑल ऑफ दीज आंसर, मतलब सभी, इन सभी उत्तर। क्या सभी उत्तर हैं? सभी आंसर होंगे क्या? नहीं। आप सभी को पता है आंसर क्या होगा? माउंटेन, रिवर और ट्रीज। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्या होगा आंसर इसका? बी इसका राइट आंसर है। चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, जल क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है जल क्षेत्र का उल्लेख? ये बताइए। जल क्षेत्र का उल्लेख, देखो जल की बात कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन की बात हो रही है, यही हो रही है ना, तो क्या होगा? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोजन यानी H2O जल की होती है, तो हाइड्रोजन भी बोलते हैं ना, तो इसलिए हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल को किस में उल्लेख करते हैं? जलमंडल का, जल में उल्लेख होता है। ठीक है, जल का उल्लेख किस में होता है? जलमंडल के अंदर। लिथोस्फीयर आप जानते हो, ठीक है, लेयर के बारे में बात करते हैं तब। एटमॉस्फेयर वातावरण की परत है। बायोस्फीयर जो जीवमंडल है, जिसके अंदर जीव जंतु सभी मिलकर रहते हैं, जीवमंडल। ठीक है, तो जीवमंडल जिस क्षेत्र में सभी जीवों का निवास होता है। वातावरण जानते हो, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की भी आपको लेयरें होती है, 4 लेयर दिखाई जाती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की भी। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखिए, पौधे और जंतु जगत, ये पूछा जा रहा है कि पौधे और जंतु जगत मिलकर क्या बनते हैं? ठीक है, क्या जीवमंडल बनते हैं, जलमंडल बनते हैं, वातावरण बनते हैं, या ये सभी? इसमें से राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? सोचिए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, अभी मैंने कहा कि आपके पास बायोस्फीयर के बारे में कहा था। ठीक है, एटमॉस्फेयर होता है आपका वातावरण, जिसके अंदर प्रमुख गैसें होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में बादल होते हैं। ठीक है, ये आपका एटमॉस्फेयर हो गया, लेकिन इसमें एटमॉस्फेयर बादलों या गैसों के बारे में नहीं पूछा गया है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में जल का अध्ययन होता है, ये बात कही गई है। बायोस्फीयर में मैंने कहा अभी, जिसमें हम जीव जंतु मिलकर रहते हैं, वो क्या होता है? आपका बायोस्फीयर यानी जीव मंडल, जिसके अंदर, जिस मंडल के अंदर जीव, पेड़ पौधे सभी मिलकर रहते हैं, वो जैव मंडल कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब अगला क्वेश्चन देखिए, जानवरों में से किस एक को रेगिस्तान का जहाज के नाम से जाना जाता है? रेगिस्तान के जहाज के नाम से किसको जाना जाता है, ये बता दीजिए। रेगिस्तान के जहाज को किस नाम से जाना जाता है, ये बताइए, किस नाम से जाना जाता है? सभी को पता है, इसका राइट आंसर है ऊंट। ठीक है, क्या है इसका? ऊंट। अब एक इसके बारे में एक थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूं मैं। ऊंट के बारे में कहा जाता है, जो इसका दूध होता है, यानी ऊंटनी का दूध, उसके बारे में कहा जाता है, ऊंटनी के दूध के बारे में, ऊंटनी के दूध के बारे में, कि ये दूध कभी भी नहीं फटता। ऐसा कहा जाता है, ऊंटनी का दूध कभी नहीं फटता, कभी नहीं फटता। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, फैक्ट है वो, तथ्य गजब का है। ठीक है, ऊंटनी के दूध के बारे में। ठीक है, ये आपको पता होगा। गोट नहीं हो सकती, बकरी को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का फ्रीज। क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का क्या बोलते हैं दोस्तों? रेगिस्तान का फ्रीज के नाम से जानते हैं, या फ्रीज के नाम से, रेगिस्तान फ्रीज। तो रेगिस्तान फ्रीज का मतलब जो बकरियां होती हैं उसका क्या होता है? दूध, मतलब
आप जब भी चाहो उसका दूध निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको फ्रीज का काम करती है, फटता भी नहीं, जब भी जरूरत पड़े जब निकाल लेते हैं। तो इसको बोलते हैं, गोट को रेगिस्तान का फ्रीज के नाम से भी जानते हैं। काऊ सभी जानते होंगे, काऊ को, डॉग के बारे में सभी जानते होंगे। चलो ठीक है, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन थे इसके, ठीक है। चलो आज के लिए साथियों इतना ही रहेगा, ठीक है। तो आप जरूर अपने क्लास को देखो दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आपको जब भी क्लास नहीं मिलती है आप चैनल पे आइए और प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर देखो आपके पास यूजीसी नेट अगर कर रखे हो कोई साथी भी, तो यूजीसी नेट का भी आपके पास बना हुआ है, ठीक है। और आपका ये बना हुआ है, आप जाओगे सीटेट के अंदर, तो सीटेट के अंदर आपको सारी क्लासें आपकी उपलब्ध होगी। जिस क्लास को भी देखोगे उसके अंदर आज तक जितनी क्लासें अपलोड हो रखी है वो सभी आपको दिख जाएगी और आप उन क्वेश्चनों को देख सकते हो, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक के अंदर। आपको उससे पहले आपको देखो हार नहीं माननी है, आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाए रखनी है और आपका टच नहीं छूटना चाहिए। एग्जाम जब तक नहीं हो तब तक आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। रेगुलरिटी आपकी स्टडी चलनी रहनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने छोड़ दिया है ना थोड़ा सा भी, ठीक है, रेगुलरिटी यानी डेली करोगे, ठीक है। और आप इसका लेवल आपको रेगुलरिटी रखना है, छोड़ना नहीं है। गैप छोड़ोगे तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ठीक है। जितना हो सकते हैं उसके आपकी कोशिश जारी रहनी चाहिए पढ़ाई के अंदर, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। चलो देखो, जिसको अभी तक नंबर, देखो जो भी प्रॉब्लम आती है, बाई चांस आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो देखिए ये नंबर है आपके पास, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी प्रॉब्लम है आप इन पे जाके कॉल कीजिए, आपको पता चल जाएगा आपके क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उनसे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। आप सभी को साइट का पता है www.fillerforum.in, ठीक है। तो ये सभी आपको पता होनी चाहिए। साइट और भी है आपकी जो आपको पता होनी चाहिए, ugc/net.com, ठीक है। तो ये सभी आपको पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं साथियों, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, और आपको क्या करना है अपना फीडबैक जरूर देना है, ठीक है। कमेंट करना है सभी को क्लास कैसी लगी है। हम कल लेकर आएंगे आपका जो टॉपिक होगा चौथा, ठीक है, पार्ट नंबर 4। और आपको एग्जाम में देखते हैं, आप इन क्वेश्चनों को आप एग्जाम में मिला के देखना, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। कोशिश मैंने आपकी पूरी की समझाने की, और उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छी तरीके से समझ में आया, ठीक है।